अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें, एक तो ईरान इजराइल अमेरिका जो जंग है उसके मुतालिक कुछ तफसीलात आपके साथ मजीद शेयर करेंगे। आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, एक अहम इजलास होने जा रहा है कल इस सिलसिले में पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में, और ये इजलास कितना इंपॉर्टेंट है इसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के केसेस समात के लिए फ़िक्स हो गए हैं। वो भी एक ज़ाहिर है कि हैरानकुनी आजकल की खबर बन चुकी है, क्योंकि केसेस जो है वो फिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन फाइनली 31 मार्च को अल कादिर ट्रस्ट केस की जो अपील है वो फिक्स की गई है हियरिंग के लिए। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब ने एक बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने क्या बात की है, ख़ास तौर पर जो कासिम खान के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, उसको उन्होंने एड्रेस किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या ईरान इजराइल अमेरिका जंग के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त है। तो जनाब, ट्रंप साहब की बोंगियाँ तो भरपूर तरीके से जारी हैं, और पहले तो लोग समझते थे कि ये थोड़े से अपने मूड के बंदे हैं और बस अनप्रडिक्टेबल हैं, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि सबको यकीन हो चला है कि इनकी जहनी सलाहियत जो है वो महदूद है और इनकी जहनी तवाज़ुन जो है वो भी शायद दुरुस्त नहीं है। आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को बिल्कुल उससे मुख्तलिफ कुछ कहते हैं। ना तो सिफारतकारी का कोई लिहाज है उन्हें, ना दोस्त दुश्मन की कोई तमीज़ है। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। आज हैरान कुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो शहजादा सलमान से मुतालिक बयान था वो बड़ा अजीब व गरीब था। यही मोहम्मद बिन सलमान, जिनके बारे में वो ये कहते रहे कि वो बहुत फंटास्टिक लीडर हैं और बड़ी उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं, और उन्होंने खरबों डॉलर की सरमायाकारी का इंदिया दे रखा है, मुआहदे कर रखे हैं अमेरिका के साथ, और उस बंदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो अल्फाज थे इस वीडियो के, वो आप हैरान कुन हद तक सोच सकते हैं कि ये शख्स किस तरह के माइंडसेट के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मेरी एस किसिंग कर रहे हैं, लेकिन देखे उन्हें करनी पड़ रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको ये तक नहीं पता कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं किसी सरबराह के लिए, और सरबराह भी कोई दुश्मन मुल्क का नहीं है, वो आपका एलाय है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और असल में उन्हें गुस्सा इस बात का है कि तमाम तर कोशिश के बावजूद अभी भी सऊदी अरब उस तरह से डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला आवर क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान को भी लेकर के हमला आवर क्यों नहीं हो गया। तो जो जो भी मुल्क इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस जंग में शामिल नहीं हुआ फिजिकली, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उससे राज़ी नहीं है और हर किसी को बातें सुना रहे हैं, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो कोई उनके अपने एलाइज हों, नेटो के लोग हों, जो भी हों, सबको वो रगड़ा लगा रहे हैं कि जनाब आप शामिल क्यों नहीं हुए। उसकी वजह बड़ी साफ़ है कि जब आप फंस जाते हैं तो फिर आपको ये एक तकलीफ़ पहुंचती है कि जनाब आप अकेले क्यों फंसे हुए हैं, बाकी लोग शायद आपके साथ शामिल होते तो आप ना फंसते। जबकि मेरा अंदाज़ा ये है कि जो भी शामिल होता वो भी फंसता ही, क्योंकि ये जिस अंदाज से ईरान ने रिटालिएट किया है, मैं फिर कहूँगी कि ये नहीं मैं कहती कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, ईरान का भी बेहद नुकसान हुआ है, शायद ज़्यादा नुकसान जानी और माली ईरान का ही हुआ हो, लेकिन जिस तरह उसने पूरी इकॉनमी को वर्ल्ड की हिला के रख दी है, जो उसने अरब कंट्रीज़ का एक इमेज था सेफ हेवन्स का, वो बिल्कुल शैटर करके रख दिया है। तो वो तमाम चीज़ों को जो उसने नुकसान पहुंचाया है, अमेरिका के सुपर पावर होने पर उसने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिसने ट्रंप को बिल्कुल पगला कर रख दिया है, और इसीलिए उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं। आज उन्होंने ये भी बात कही कि जी मुझे तो हारे हुए लोगों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है क्योंकि जो ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं वो तो सिर्फ अपनी कामयाबी की दास्तानें सुनाते रहते हैं, तो मैं उनके साथ बिल्कुल इंजॉय नहीं करता, बल्कि मैं तो उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मेरी कामयाबी की दास्तानें सुनते रहें। तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएं क्या शिकस्त खुर्दगी का दिमाग पाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मतलब आप अपने से बेचारे जो नीचे लोग हैं या जो हारे हुए लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको आप अपने इर्द गिर्द बिठा लो ताकि वो आपकी खुशामद करते रहें, आपकी तारीफ़ें करते रहें, आपके गुण गाएं और आपकी कामयाबियों की कहानियाँ सुने। तो वो इन्हें दरबारी किस्म के लोग जो हैं वो पसंद हैं, और कोई खुददार मुल्क है तो वो उनको पसंद नहीं आता। अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेता है तो वो कहते हैं या कामयाब है तो वो उन्हें पसंद नहीं आता। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मेंटालिटी की ये कौन सी किस्म है। मैं तो वैसे अभी तक हैरान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप कल ये बात कर रहे थे कि जी आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खोलनी पड़ेगी, उसके खुले बगैर चारा नहीं है, और आज कह रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने उस नाम ही उसका बदल कर जो है वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बोल दिया।
वैसे ये मुझे थोड़ी उनकी जो मुशाबहत है ना, इससे वो मरीम नवाज़ याद आ गई, क्योंकि वो भी हर चीज़ का नाम अपने नाम से रखना चाहती हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप और मरीम नवाज़ में सिमिलर ही है। वैसे और भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों बड़े नरगिसियत पसंद हैं, ख़ुद पसंद किस्म की शख्सियात हैं, मुतकब्बिर भी हैं, तो वो आपको सिमिलैरिटीज़ तो काफ़ी नज़र आती है। तो वो जनाब उसको भी स्ट्रेट ऑफ ट्रंप का नाम उन्होंने दे दिया है। तो बहरहाल जी, डोनाल्ड ट्रंप की बोंगियाँ अपनी जगह जारी हैं, लेकिन जंग भी जारी है। कल रात भी ईरान के अहम जो आप कह लें कि असासे हैं, उनके ऊपर हमले किए गए हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। अगरचे ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जी अभी हम 8-10 दिन जो है इनकी एनर्जी सप्लाईज़ के ऊपर नहीं हमले करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह नहीं करेंगे, लेकिन इसके बरक्स बमबारी जारी है और उसके अंदर कोई भी चीज़ जो आ रही है उनके निशाने के ऊपर, वो उसको धड़ल्ले से जो है वो निशाना बना रहे हैं। और अब तो ये भी ख़बर मिली है कि जनाब उनकी जो स्टील मिल्स है उसको भी इन्होंने निशाना बनाया है, और खार्ग में इन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर कुछ कार्रवाई की जाए, लेकिन ईरानी जो स्पोक्स पर्सन हैं फ़ौज के, उनके मुताबिक जो अमेरिकन मरीन्स हैं उनको तहवील में ले लिया गया। ये उन्होंने क्लेम किया है कि अमेरिकन जो यहाँ पर उतरी थी अमेरिकी मरीन्स पानियों में, उनको जो है कामयाब कार्रवाई के बाद उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। तो उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है। बहरहाल जी, ज़ाहिर है ये एक जंग है, और इस जंग में फिर जिसका जो हाथ लग रहा है, नुकसान एक दूसरे का हो रहा है। लेकिन ऐसे में ये भी एक दिलचस्प बात है कि अमेरिका जो कि ये चाह रहा था कि अरब ममालिक और ईरान जो है वो आपस में लड़ पड़े, वहीं पे उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। एक ये भी खबर आज शेयर हुई है इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू कि JD वेंस जो कि नायब वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका के, उनकी लड़ाई हो गई है बाकायदा नेतन्याहू के साथ। क्योंकि वो अब आपको कहते हैं ना कि जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो उसके बड़े बाप होते हैं कि जी मेरी वजह से जीत मिली है, मेरी वजह से कामयाबी मिली है। लेकिन जब हार रहे होते हैं ना, तो फिर कोई उसका ज़िम्मेदार नहीं बनता। तो ये वही अब सूरत हाल है कि जब पूरी दुनिया को आपने मुश्किल में डाल दिया है और ख़ुद भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो अब आप एक दूसरे के सर पे डाल रहे हैं कि जी ये तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जी हमारे जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने हमें फंसवा दिया, जी उन्होंने हमें सही गाइड नहीं किया, तो हम इस जंग में कूद पड़े। अभी जो है वो कभी कहते हैं नेतन्याहू ने फंसवा दिया, अब जो इनके वज़ीर नाइब सदर हैं, उनकी वज़ीर आज़म इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से जो बातचीत हुई है, वो आपस में लड़ पड़े हैं। तो अब ये इनकी जो आप देखिएगा कि यानी बौखलाहट है, ये आने वाले दिनों में मज़ीद अयां होगी, जब इनको कुछ हासिल नहीं होगा और इनको शिकस्त के साथ, और बहुत बुरी शिकस्त के साथ, जिसको कहते हैं हज़ीमत उठाते हुए यहाँ से जाना होगा। इस सिलसिले में बाकी जो ममालिक हैं कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल आए, और ऐसे में पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कोशिश कर रहा है, और उसकी कोशिशें एक्नॉलेज भी की जा रही हैं। तो कल इस्लामाबाद में एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है, और इसमें तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, इसमें मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के जो हुकाम हैं वो शिरकत करेंगे। और इस्लामाबाद में ये 30 मार्च को एक अहम मीटिंग होने जा रही है। तो इस मीटिंग से मुतालिक भी यही बात है कि इसमें तलाश किए जाएंगे मुख्तलिफ वेज़ कि किस तरह अमन जो है वो कायम किया जा सकता है। वैसे इसी तरह की एक मीटिंग पिछले दिनों आपने देखा रियाद में भी हुई थी, और वहाँ पे भी यही ममालिक के वज़राए ख़ारजा बैठे थे और उन्होंने उस वक्त बात की थी। तो इसी की एक कॉन्टिन्यूएशन है। इसके अलावा असल जो मीटिंग है जिसका इंतज़ार है सबको, वो उस मीटिंग का इंतज़ार होगा जिसमें अमेरिकन जो हुक्काम हैं वो ईरानियन हुक्काम के साथ दू बदू बैठेंगे। तब कुछ आप कह सकते हैं कि जी किसी बात की क्या वैल्यू निकलती है, और क्या उस तरफ कोई जंग का मंजरनामा या फ्यूचर उसका जो है वो किसी हद तक आपको नज़र आने लगेगा। उसके अलावा बाकी लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसले तो ज़ाहिर है अमेरिका या ईरान के करने होंगे। अब वो लोग आपस में कब बैठेंगे इसके ऊपर जो है वो नज़रें रहेंगी। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है ये ममालिक जो हैं ये अमेरिका के साथ भी राब्ते में हैं, ईरान के साथ भी राब्ते में हैं। तो इनमें से कुछ ममालिक ईरान के साथ राब्ते में, कुछ अमेरिका से राब्ते में हैं। तो वो आपस में मीडिएशन तो एक कर रहे हैं कि कुछ उनको समझाया बुझाया जाए और कुछ उनको वहाँ पे कहा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीनवाइल चल रही हैं। अब आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान के जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो एक तो जी अहम ख़बर ये है कि जो इमरान खान साहब का केस है, अलकादर ट्रस्ट केस, उसकी अपील जो है समाअत के लिए फ़िक्स हो गई है और 31 मार्च को इसकी समाअत होगी। और ये वही केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ाएं सुनाई गई हैं, जिसके अंदर वो स्टिल कैद में हैं।
और अभी तक तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, इनकी इन अपीलों पर समाअत नहीं हुई और जिसकी वजह से इन्हें मुसलसल जेल में रहना पड़ा। अब पूरा साल पिछला गुजरने के बाद 1 या 2 मरतबा अगर कोई समाअत के लिए बेंच बैठा भी तो कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आए और कभी सिर्फ नोटिस ही जारी किए गए। अब आपको पता है कि इमरान खान की लीगल टीम में बाकायदा तौर पर एतजाज़ एहसन भी शामिल हो चुके हैं। तो एतजाज़ एहसन की जो आखिरी मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि आपको डेट मिल जाएगी। तो अब फाइनली 31 मार्च की डेट जो है वो दे दी है और एतजाज़ एहसन साहब ने भी यही कहा था कि यही इसी महीने के आखिर में डेट मिल जाएगी ईद के बाद की। तो वो अब कम से कम कमिटमेंट पूरी हो गई है और डेट मिल गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में अब तारीख मिलना भी एक ख़बर है, एक रिलीफ महसूस होता है कि जनाब तारीख मिल गई है समाअत के लिए, तो ये भी बड़ा कोई रिलीफ है। तो यहाँ तक आप अपनी अदलिया की पोजीशन जो है उसको ले आए हैं। बहरहाल जी, मुझे तो अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। तारीख अगर मिल भी गई है तो इस केस में पेशरफ्त का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। फिर कोई हरबे होंगे, कोई प्रोसिक्यूटर का कोई अजीज़ बीमार होगा या कुछ और हो जाएगा, कोई ना कोई नया कारनामा होगा, बेंच टूट जाएगा, बेंच का जो एक जज है कोई वो नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा और आप देखेंगे कि केस आगे नहीं बढ़ेगा। यही अभी तक का वतीरा जो है वो दिखाई दे रहा है। बहरहाल केस अभी फ़िलहाल तो समाअत के लिए फ़िक्स हो गया है। दूसरी तरफ आज सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ख़ास तौर पर जो कासिम खान के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया गया और उस महाज को ख़ास तौर पर जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी तरफ से, कुछ टीवी चैनल्स की तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से बड़ा फ्यूल डालने की कोशिश की गई कि जी कासिम खान ने ये कर दिया, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ GSP+ स्टेटस को ख़तरे में डाल दिया, फ़लाँ फ़लाँ ब्ला ब्ला। तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इसको कंडेम भी किया और बताया कि सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना था कि हम बाकायदा तौर पर कानूनी चाराजोई भी करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने झूठा बहतान लगाया कासिम खान के ऊपर, जबकि उन्होंने GSP+ स्टेटस का वापसी का कोई मुतालबा नहीं किया था उस कॉन्फ्रेंस में, उस काउंसिल के सामने। तो उन्होंने कहा ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। फिर ये भी एक बनाया गया था बयानिया और बड़ा मज़हका ख़ेज़ बयानिया बनाया गया कि जनाब वहाँ पर इनकी कोई दुश्मन मुल्क के वज़ीरों मशीरों से मुलाकातें हुई और जी ये कोई लॉबिंग करके इन्होंने बाकायदा प्लान के तहत GSP+ स्टेटस को ख़तरे में डाला। ये भी इंतहाई भोंडा किस्म का इल्ज़ाम था, क्योंकि अगर तो ये हो ना कि इंटरनेशनल फोरम पे सिर्फ आपकी चलती है तो फिर एक अलग बात होती है। भाई इंटरनेशनल फोरम पे तो हर कोई आया होता है ना, आपके दोस्त मुल्क भी हो सकते हैं, आपके दुश्मन मुल्क भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप वहाँ पे अपनी मर्जी चला देंगे जी हमारे दुश्मन मुल्क कोई सामने से गुजरे तक ना। तो ये आमने सामने आ जाना या कोई किसी से मिल लेना, मुलाकात हो जाना, ये एक नॉर्मली होता है। और मैं कल सुन रही थी तरकाज़मी साहब ने इस पर बड़ी अच्छी बात की कि भाई आप तो बाकायदा जाके उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं जहाँ पे इसराइल भी आपके साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस पर तो आपको एतराज़ नहीं है हमारे माशाल्लाह दानिश्वरों को, लेकिन जहाँ पर सरे राह भी कोई मिल जाए दुश्मन मुल्क का बंदा तो उस पर आप जो है वो पूरा एक फसाना घड़ लेते हैं कि जनाब इन्होंने मिल के कोई लॉबिंग की है और उसके ऊपर जो है पूरी आप पूरी स्टोरी बना लेते हैं कि उसके कहने के उसके पॉइंट्स के ऊपर जो GSP+ स्टेटस जो है वो ख़तरे में डाला गया वगैरह वगैरह। हालांकि आपको याद होगा सज्जन जंदाल जो है वो तो खुद घर जाके मिले थे मियाँ साहब को लंदन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई कासिम खान ने उन्हें घर नहीं बुलाया हुआ था, कोई स्पेशली उन्हें इनवाइट करके कोई मीटिंग नहीं की थी। एक साइड लाइन पे मीटिंग्स हो जाती हैं, कोई सरे राह मीटिंग हो जाती है, कोई गुजरते हुए हो जाती है, तो वो एक अलहदा बात होती है। तो इस तरह की चीज़ के ऊपर भी सलमान अकरम राजा साहब ने एक क्लैरिटी दी और फिर कुछ उन्होंने ये बातें की कि GSP+ स्टेटस की आप बात करते हैं, हम तो बिल्कुल इसके साथ हैं कि ये होना चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम को कीमत ना भुगतनी पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। और PTI पार्टी बिल्कुल भी ऐसा कोई कदम उठाने का सोच भी नहीं सकती जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपके अपने मुल्क में हालात कैसे हैं, आप भी तो वो कदम उठाएं ना जिसकी वजह से वो ख़तरे में ना पड़े। और वो कदम क्या है कि आप इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर करें पाकिस्तान में। उन्होंने आज जो ख़बर एक शेयर की वो बहुत ही तकलीफ़ दे बात थी। उन्होंने बताया कि एक 25 साला नौजवान लाहौर का जिसने एक कोई पोस्ट रीपोस्ट की, वो कोई पसंद नहीं होगी किसी को या कोई खिलाफ वर्जी होगी किसी कानून की होती होगी, लेकिन उसने वो जस्ट रीपोस्ट की। उस चक्कर में उस 25 साला नौजवान को उठाया गया और उसको हिरासत में लेके चले गए। उसके बाद उसकी फैमिली पर इतना दबाव डाला गया कि उसकी जो बीवी थी जवां साला, वो बेचारी हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था
और फिर पेरोल पर उसको रिहा भी नहीं किया गया कि वो आके अपने बीवी के जनाजे के अंदर शिरकत कर ले। हत्ता कि उन्होंने ये बताया कि उस मैयत को उठा के वहाँ पे जेल के अंदर ले गए कि लो जी आखिरी दीदार कर लो, और उसके बाद उसकी तदफीन हो गई। तो इस किस्म की जब कहानियाँ आपके अपने मुल्क में पनप रही हैं, वहाँ पर आप ये चाहते हैं कि जनाब लोग जो है वो GSP प्लस स्टेटस की क्या इंसानी हुकूक के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं क्योंकि जी GSP प्लस स्टेटस ख़तरे में ना पड़ जाए। तो भाई आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की फस्ताई सोच है कि आपने इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करनी है ना, तो आप एक तरीकाकार होता ना कि चलो जी आपने पकड़ लिया, चलो जी आपने गिरफ्तार कर लिया, चलो पैरोल पे रिहा कर दिया, कुछ भी। लेकिन आप इस हद तक उतर आते हैं दुश्मनी के ऊपर कि लोगों की आपको जान लेना भी एक मजाक लगने लगा है कि उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है, और उसके ऊपर आप लोग समझते हैं कि जनाब कोई बात भी ना करे, और अगर कोई बात करे तो आप कहते हैं कि जनाब ये स्टेट का वफादार ही नहीं है क्योंकि जी ये जुल्म के ऊपर आवाज़ क्यों उठा रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह लोग इस तरह के फतवे ऐसे माहौल में जारी कर लेते हैं, और उनका दिल क्यों नहीं पसीजता ऐसी कहानियाँ सुन के कि जनाब ये क्या आप के मुल्क में इंसानी हुकूक की सूरत हाल है। आप यानी खैबर से कराची तक देख लें कि जिस तरीके से लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है इंतकामी कार्रवाइयों के तनाजुर में। और तो और आप ये नसीम शाह की स्टोरी देख लें कि एक ट्वीट करने के जुर्म में उस बेचारे के पूरे करियर की इन्होंने वाट लगा के रख दी है कि जनाब हम इसको दोबारा, अब वो पूरे सोशल मीडिया पे नून लीग वाले कैंपेन चला रहे हैं कि इसको बैन करें, ताहयात पाबंदी लगाएं, ये कर दें वो कर दें, क्योंकि उसने मलका आलिया की शान में गुस्ताखी क्यों कर दी है, तो लिहाजा जी उसको निशान इबरत बना दें। ये तो इनकी मेंटालिटी है। हालांकि कितनी बड़ी बात है, कर भी दिया अगर, बल्कि बड़ा अच्छा किसी ने लिखा हुआ था कि भाई अगर वो खुद ही मरियम नवाज कह देती कि क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कह भी दिया कोई बात नहीं, हम बड़े हैं, हमें छोटी मोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना एक अच्छे क्रिकेटर को हमें डिस्करेज करना चाहिए। अगर वैसे कह देती उनका कद बढ़ता। और वाकई लोग कहते हैं कि हाँ भाई आपने फ़ौरन हर किसी को बात पे लटका देना है, जो है ना ये वाला जो आपका एक मेंटालिटी है, उससे तो ये पता लगता है कि आप कितने फाशिस्ट लोग हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पर आप समझते हैं कि लोगों के करियर तबाह कर दिए जाएं, उनकी दुश्मनी में उनके घर बार तोड़ दिए जाए, बस उनको तो ज़िंदा रहने का उनसे हक ही छीन लिया जाए। ये किस किस्म का माइंडसेट है? मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये किस तरफ आप लेके जा रहे हैं मुल्क को, और आप करना क्या चाहते हैं। फिर मैं अक्सर देखती हूँ ये लोग ना जो हुकूमती टाउट्स हैं ये बड़ा शोर मचा रहे होते हैं कि जी ये लोग बड़ी नफरत करते हैं जी PTI के जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, या ये नौजवान जो यंग जनरेशन है, यूथियास जिनको ये कहते हैं जी, ये बड़ी नफरत करते हैं। भाई आप कर क्या रहे हैं उनके साथ? आप 25 साल नौजवान को उठाएंगे, उसको मारे पीटेंगे, इतना उसके फैमिली पे दबाव डालेंगे रीट्वीट करने के ऊपर कि उसकी बीवी बेचारी जान से चली जाएगी। उसके बाद वो आपके ख्याल से वो नौजवान आपसे मोहब्बत करेगा, आपके गले में आके हार डालेगा कि जी स्टेट ने चूंकि मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है तो लिहाजा मैं उसके गले में हार डालूं। वो नफरत ही करेगा भाई। आप कहानियां तो सुने ज़रा लोगों की कि उनके साथ बीता क्या है, तो उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करेंगे। वो नहीं कर सकते मोहब्बत आपसे। अगर आपको उनसे मोहब्बत करवानी है तो फिर आपको उनसे मोहब्बत करनी होगी। इस मुल्क को वाकई हीलिंग टच की ज़रूरत है, और वो आपको इसी सूरत में देना होगा कि ये जुल्म सितम का बाजार जो है इसको बंद करना होगा, जो आपने ये सारा गर्म कर रखा है। जिस तरह लोगों को आप ट्रीट कर रहे हैं, इससे एक आम आदमी जो है वो अपने मुल्क में सिक्योर फील नहीं करता, उसका दिल करता है वो कहीं भाग जाए। आज पाकिस्तानियों को वीज़े मिले ना किसी भी मुल्क में, आपका पाकिस्तान आधे से ज़्यादा खाली हो जाएगा। तो आप कहाँ रहते हैं और क्या बात सोचते हैं कि जनाब ये इन लोगों में इतनी नफरत किसने भर दी? और किसी ने कोई नफरत भर नहीं सकता किसी के अंदर। या आपके अपने करतूत होते हैं, उसको देख के लोगों को नज़र आता है कि यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। नफरत भर दी, इमरान खान ने नफरत भर दी। इमरान खान ने नफरत नहीं भरी। जिन लोगों ने यहाँ तक मुल्क को पहुँचाया है, जिनके कारनामे और करतूत ये हैं कि लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, लोगों का नौकरी करना मुश्किल हो गया है, लोगों का पलना मुश्किल हो गया है, लोगों का पढ़ना मुश्किल हो गया, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है, तो वो नफरत ही करेंगे जिनके साथ जुल्म आप कर रहे हैं, जिनके बच्चों पे गोलियां आप चला रहे हैं, जिनके बच्चों को आप अगवा करते हैं, जिनके बच्चों के साथ आपने मिलिट्री ट्रायल्स में ये किया है कि उनके शक्लें देखने के लिए लोग जो हैं वो उनके घर वाले रिश्तेदार जो हैं वो तरस गए। तो वो आपके साथ मोहब्बत तो नहीं कर सकते। यह आपका किया धरा है।
ये नफ़रत जो है ये आपने खुद कमाई है, ये किसी के कहने से नहीं कमाई जा सकती। अगर ऐसा होता तो जितनी नफ़रत आप भर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, तो फिर तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान से नफ़रत कर रहा होता। आपने थोड़ी नफ़रत भरी है, हर 40 चैनलों को आपने इस्तेमाल किया है नफ़रत भरने के लिए। दिन रात जो पीटीवी के लोग हैं और बाकी जो आपके ये हुकूमती सहाफ़ी हैं, व्लॉग्स करके हर वक्त इनका काम ही, मैं कहती हूँ किसी मेरा तो प्रोग्राम में बैठने को दिल नहीं करता। बुग़्ज़ और नफ़रत से उबलते हुए चश्मे जो होते हैं ना एक ही शख्स के खिलाफ, वो चल रहे होते हैं। इतनी आप लोगों ने नफ़रत भरने की कोशिश की, आप तो नहीं भर सके नफ़रत। अगर इतना ही नफ़रत भरने से किसी का नफ़रत भरी जाती है तो फिर आप क्यों नहीं भर सके? आपने तो उस पर हर गंदा इल्ज़ाम लगा दिया, हर तरह का केस बना दिया, उसको छुपा दिया पूरी कौम से। आपने हर जुल्म लोगों के ऊपर कर दिया उसको, यानी आपने नैरेटिव बिल्डिंग से भी उसको नफ़रत करवाने की कोशिश की, फिर लोगों के साथ जुल्म करके भी आपने कोशिश की कि लोग उससे दूर हो जाए। आप तो नहीं वो नफ़रत करवा सके, तो वो अकेला कैसे आपसे नफ़रत करवा गया? जी नहीं, ये नफ़रत इमरान खान ने नहीं भरी, ये आपने खुद भरी है, ये आपके अपने कर्म हैं जो आप लोगों ने कमाए हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।